तो कस्टमर्स एनालिसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कस्टमर्स को स्टडी करना पड़ेगा। अब कस्टमर्स की स्टडी के लिए आपका सबसे बेसिक पॉइंट है कौन सा जी? मार्केट सेगमेंटेशन। ये मार्केटिंग के अंदर बड़ी दफा डिस्कस किया गया है। ये जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट कि आपको सबसे पहले मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सबसेट्स। उसकी बेस हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि आपको साइकोग्राफिकली भी डिस्कस करना है, आपको जो है वो नीड बेस्ड भी सेगमेंटेशन करनी है, आपको जो है वो डेमोग्राफिकली भी देखना है। ये सारी चीजें आपने कस्टमर्स का एनालिसिस करना है। ये क्यों करना है? बेसिकली हमने ये एनालिसिस करना क्यों है, हमें जरूरत क्यों पेश आई? सबसे बुनियादी बात यह है कि कस्टमर्स एनालिसिस इसलिए जरूरी है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर्स। हम मार्केट में जा रहे हैं, हम कस्टमर्स को सर्व करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब तक हमें कस्टमर्स का पता नहीं है हम सर्व नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली। सो टू डिफाइन एंड एनालाइज मार्केट सेगमेंटेशन, आपको नीड बेस्ड सेगमेंटेशन को फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को देखना पड़ेगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को देखना पड़ेगा, बिहेवियरल सेगमेंटेशन को देखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द सेगमेंटेशन अल्टरनेटिव्स के जो बेसिकली आपको बेहतर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करके दे सकें। ऑब्वियसली इस सारे का मकसद क्या है? कस्टमर एनालिसिस का या मार्केट सेगमेंटेशन का, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, कि आपको पोटेंशियल कस्टमर्स का पता लग सके, आपको जो है वो अपने कस्टमर्स का आइडिया लग सके कि आपने किस कस्टमर को सर्व करना है, आपका एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर है कौन। इस चीज के एनालिसिस के लिए बेसिकली आप कस्टमर एनालिसिस कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये चीज कनेक्टेड है विद द टी, क्योंकि ये था एस सेगमेंटेशन और दूसरी चीज कौन सी है? टी, दैट इज टारगेटिंग। अब सेगमेंटेशन बेस है टुवर्ड्स द टारगेटिंग, क्योंकि सेगमेंटेशन की डेफिनेशन ही क्या थी? टू डिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप्स और सबसेट्स। जब आप डिवाइड कर देंगे मार्केट को तो उन ग्रुप्स में से आप कुछ सेगमेंट्स को पिक कर लेते हैं, मींस सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट्स टू सर्व, select the target groups to serve, select the target customers to serve। आप अपना वो उन डिविजन्स में से एक, दो या तीन डिविजन्स को पिकअप कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किसको सर्व करने जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, आप क्लॉथ्स के बिजनेस के अंदर आपके कितनी सारी सेगमेंटेशन हो सकती हैं कि आपके किड्स गारमेंट्स हैं, आपके मेल गारमेंट्स हैं, फीमेल गारमेंट्स हैं, ओल्ड एज गारमेंट्स हैं, स्टिच्ड क्लॉथ्स हैं, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स हैं, कितनी सारी सेगमेंटेशन जो है वो इसके अंदर बनती जाएंगी। फिर इनकम वाइज डिविजन्स हैं कि महंगे क्लॉथ्स हैं, सस्ते क्लॉथ्स हैं, एवरेज क्लॉथ्स हैं, ये सारी जो है वो आपकी सेगमेंटेशन बनती जाएंगी। अब इनमें से आप पिक कर लेते हैं, आप कहते हैं कि जी आई वुड सर्व द मार्केट विद किड्स ओनली, मैं सिर्फ किड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और फिर इनकम वाइज देखा जाए तो महंगे क्लॉथ्स बनाऊंगा, मींस कि मैं सिर्फ जो है लीड क्लास कस्टमर्स को टारगेट करूंगा। तो अब उन सेगमेंट्स में से आपने क्या किया? दो सेगमेंट्स को पिक कर लिया टू टारगेट द मार्केट। वो कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वो एज वाइज लिया, मींस किड्स का सेगमेंट, और दूसरा आपने सेगमेंट पिक किया इनकम वाइज कि आपने जो है वो लीड क्लास कस्टमर्स को टारगेट किया। सो एक, दो या ज्यादा सेगमेंट्स को पिक कर लेना टू सर्व द मार्केट, दैट इज बेसिकली टारगेटिंग। सो फॉर सर्विस फर्म टारगेटिंग भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आप किन कस्टमर्स को सर्व करने जा रहे हैं। सेगमेंटेशन और टारगेटिंग का बुनियादी ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस चीज से है, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर ग्रुप, कि आपको ये पता चल सके कि आपका एक्चुअल कस्टमर है कौन सा। अब ये जो टारगेटिंग है इसका लिंक कंपैटिटर एनालिसिस के साथ भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपना टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपके कंपैटिटर के पास इस वक्त जो है वो कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, उसके करंट जो है वो पोजीशन उसकी कौन सी है, वो करंट किस जो है वो कस्टमर पूल को जो है वो सर्व कर रहा है, कंपैटिटर जो है वो किस चीज के अंदर लीड कर रहा है, जिसके अंदर वो बेहतर है। सो टारगेटिंग के साथ साथ आपको कंपैटिटर एनालिसिस को भी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था ये 3 C's हैं। कस्टमर एनालिसिस, जिसके अंदर आपने सेगमेंटेशन की, आपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर कंपैटिटर एनालिसिस,
और कंपनी एनालिसिस, ये दोनों जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपके माइंड में टारगेट कस्टमर्स का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि टारगेट कस्टमर्स होंगे तो आप उनको सर्व कर सकेंगे। सो ये हो गई आपकी कस्टमर्स एनालिसिस और कंपैटिटर्स एनालिसिस। इसी तरह तीसरी एक चीज है कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस के लिए यूजुअली आप क्या करते हैं, आपने एक जो वो मॉडल जो वो सुना होगा, that is basically SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats। अब आप जो है वो ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेंगे कि जिसके अंदर आप जो वो बेहतर हैं, क्योंकि आप पोजीशन करने जा रहे हैं। जब भी आप पोजीशन करेंगे तो ऑब्वियसली जिन चीजों के अंदर आप अच्छे हैं, द थिंग्स यू आर गुड एट, उनको जो है वो आप स्ट्रेंथ के अंदर हाईलाइट करेंगे। द थिंग्स यू आर बैड एट, यू आर लैकिंग ऑफ, उनको आप वीकनेस के अंदर हाईलाइट करेंगे। फिर इसी तरह से आपकी वैल्यूज, कोर कस्टमर वैल्यूज कौन सी हैं, इन चीजों को हाईलाइट करके आप ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कंपैटिटर्स की भी देखनी है, क्योंकि आप ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, कि आपकी पोजीशन क्या होगी, आप कस्टमर के माइंड में कैसा इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस चीज के लिए आपको ये तीनों सीज के एनालिसिस, कस्टमर्स एनालिसिस, कंपैटिटर एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस बड़ा जरूरी है। कस्टमर्स एनालिसिस के अंदर बेसिक थिंग कौन सी है, सेगमेंटेशन। देन इसी तरह से कंपैटिटर्स के एनालिसिस के अंदर आपको टारगेटिंग और फिर पोजीशनिंग का जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये पहली दो चीजें कर ही किस चीज लिए हैं, टू आर्टिकुलेट डिजायर्ड पोजीशनिंग इन द मार्केट, कि आप मार्केट के अंदर अपनी डिजायर्ड पोजीशन जो है वो सर्कुलेट कर सकें, आप जो है वो कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकें। सो ये तो आ गई आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। जब आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी भी बन जाती है तो फिर उसके बाद आप एक्शन प्लान्स डेवलप करते हैं। यू हैव टू डिटरमिन सर्विसेज, marketing strategy and action plans that how to basically implement all these strategies, कि ये जो आपने segments को divide किया, फिर उनमें से target customers को pick किया, फिर आपने positioning strategy develop की, वो अब आप deliver भी कर पाएं। जो स्पेशली लास्ट 3 पीस थी उन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस, उनके ऊपर आपको स्पेशली काम करना पड़ेगा फॉर द सर्विस फर्म्स, कि आप जो वो उस चीज के ऊपर जो वो ज्यादा बेहतर जो वो कर सके। सो इसको जो वो हमने डिटेल के साथ उस मॉडल के अंदर देखा, दैट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग का कैसे जो वो एनालिसिस किया जाता है। हमने इसको वाइंड अप अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 C's एनालिसिस मींस कंपैटिटर एनालिसिस, कस्टमर्स एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। ये बड़ा जरूरी है टू डिफाइन द पोजीशनिंग। और फिर जब हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे बुनियादी चीज है सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, देन पोजीशनिंग, और फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज सबसेट ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसका एक पार्ट है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो इसको आगे मूव करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 बेसिक स्ट्रेटजीज फॉर सर्विसेज। जब आप सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपकी 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हो सकती हैं टू पोजीशन इन द मार्केट। सबसे पहली स्ट्रेटजी है दैट इज फुली फोकस्ड। अब इसको आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सेंस में देखना है। ये आपका जो वो वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मींस के वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्या है, नंबर ऑफ मार्केट सर्व, नंबर्स ऑफ मार्केट सर्व के कितनी मार्केट्स को आप सर्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू मार्केट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी मार्केट्स। सो नंबर्स ऑफ मार्केट सर्व से मुराद है कि कितनी मार्केट्स को आप सर्व करने जा रहे हैं। ये वाली लाइन के ऊपर मींस वर्टिकली आप जो वो इस चीज को देखेंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप जो वो यहाँ पे देखेंगे ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज ऑफरिंग्स, कि आप कितनी सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहे हैं। मींस नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, आप जो वो कितनी सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हैं, या हाउ मेनी सर्विसेज यू आर गोइंग टू ऑफर। मींस वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है या फिर नैरो रेंज ऑफ सर्विसेज है। मींस फ्यू मैनी सर्विसेज हैं या फिर फ्यू सर्विसेज हैं। तो इस सेंस में आप इसको देखेंगे। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें तो सबसे पहले है फुली फोकस्ड, मींस सर्विस एंड मार्केट फोकस्ड। अब फुली फोकस्ड से मुराद क्या है, अब यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है नैरो नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफरिंग्स, और वाई एक्सिस पे देखें तो फ्यू मार्केट सर्व।
मीन्स आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें फुली फोकस्ड स्ट्रेटजी को, तो आप ये कह सकते हैं, इन फुली फोकस्ड मार्केट स्ट्रेटजी वी आर गोइंग टू ऑफर few services, मीन्स नैरो सर्विसेज। अब आपके पास वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज नहीं है, और इसी तरह फ्यू नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड, कि आप जो है वो एक छोटे सेगमेंट को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी मार्केट को, यानी बहुत ज्यादा मार्केट्स को टारगेट नहीं करने जा रहे, फ्यू मार्केट्स को आप जो वो सर्व करने जा रहे हैं। इसलिए इसको फोकस्ड बोला जाता है कि सर्विसेज भी फ्यू हैं और मार्केट भी फ्यू हैं। जब आप फ्यू होते हैं, जब आप कम होते हैं, जब आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, इस स्ट्रेटेजी को स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं आप। जब आप स्पेशलाइज्ड होते हैं तो वहां पे आप फोकस हो जाते हैं। अब यहाँ पे फोकस, ये जो ऊपर भी लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर, फोकस स्ट्रेटेजीज फॉर द सर्विसेज, यहाँ पे फोकस से मुराद क्या है कि आप जो वो कितना ओरिएंटेड हैं सर्विसेज की तरफ और कितना ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स द मार्केट। अगर मार्केट फोकस्ड की बात आएगी तो इट मींस कि आप जो वो मार्केट के साथ कितना कंसर्न्ड है, और इसी तरह से सर्विसेज फोकस्ड की बात आएगी तो कितना जो है वो सर्विसेज के अंदर नैरो डाउन है। यहाँ पे फोकस्ड मींस नैरो डाउन, कि कितने उसके अंदर आप फोकस्ड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। सो फुली फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर यू आर गोइंग टू बेसिकली ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या नैरो सर्विसेज। आप थोड़ी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं लेकिन विद स्पेशलिटी, ठीक है, और थोड़ी मार्केट को आप सर्व करने जा रहे हैं, मींस फ्यू मार्केट सेगमेंट्स को आप जो वो सर्व करने जा रहे हैं, जो कि ये भी जो वो स्पेशलाइज्ड की तरफ ही आपको लेके जाती है। So overall, fully focused strategy is basically the strategy where we are going to serve the narrow services, means few services, yeah, narrow range of services, and basically few number of markets served. इसकी एग्जांपल के अंदर अगर आपको हम दिखाएं तो आप ये देखिएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखिए कि आप जो वो बेसिकली नीश सेगमेंट्स बना रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर ये मैंने केस ऑफ MNR बेसिकली आपको बताया। MNR इज बेसिकली अ डिजाइनर, ये गुजरांवाला बेस्ड एक जो वो डिजाइनर है MNR, ठीक है, मोहसिन जावेद रांझा इसका फुल जो वो अब्रिविएशन। सो आप जब इस तरह से फ्यू मार्केट्स के अंदर सर्व करते हैं, या जैसे आप जो वो ब्राइडल ड्रेसेस बनाते हैं या फिर वेडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, या स्पेशलाइज्ड जहां पे आप जो वो फुली फोकस्ड हैं। इसकी एग्जांपल एक और भी दी जा सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे हॉस्पिटल्स हैं। आप ये देखिएगा कि आप जो वो वहां पे कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जैसे हमारा जो लाहौर के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वहां पे फुली फोकस्ड है कि सिर्फ और सिर्फ फ्यू सर्विसेज वो दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और फ्यू मार्केट सेगमेंट्स को कि सिर्फ जो वो हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई अलग से ब्रांचेस नहीं है कार्डियोलॉजी की, एक ही जगह से वो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। सो उनके टारगेट मार्केट भी फ्यू है। सो इस वजह से इसको आप फुली फोकस्ड सर्विस स्ट्रेटजी बोलेंगे या फिर फुली फोकस्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बोलेंगे। दूसरी आ जाती है आपकी मार्केट फोकस्ड, जहां पे आपकी फोकस है टुवर्ड्स द मार्केट, यानी यू आर गोइंग टू सर्व फ्यू मार्केट्स बट विद वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। आप जो है वो मार्केट को जो अपील कर रही है चीज, उसको आप जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल केस ऑफ लम्स देख लें आप, लम्स जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफर कर रहा है, नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहा है, लेकिन मार्केट फोकस्ड है कि एक स्पेशल उनका जो है वो तबका है, स्पेशल एलीट क्लास है, जिनको जो है वो बेस्ट सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। मींस उनका मार्केट सेगमेंट जो है वो बड़ा आइडेंटिफाइड है, पोटेंशियल मार्केट है उनकी, कि जिनको जो है वो टारगेट करता है। सो अट्रैक्टिंग फ्यू बट डिलीवरिंग द बेस्ट। आप जो वो थोड़ी मार्केट को अट्रैक्ट कर लें, लेकिन बेस्ट आपने जो वो करना है। So market focused strategy के अंदर you are going to offer wide range of services but with few market segments के आप जो वो number of market served आपके पास few हैं। तीसरी स्ट्रेटजी आपके पास सर्विस फोकस्ड। सर्विस फोकस्ड फर्म्स के अंदर आपकी जो वो सर्विसेज नैरो हैं, आप फ्यू सर्विसेज ऑफर करें बट टुवर्ड्स द मैनी मार्केट्स, कि आप बहुत ज्यादा मार्केट्स को जो वो टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वो
सर्विस फोकस्ड स्ट्रेटजी के अंदर अगेन एक और हॉस्पिटल की ही एग्जांपल दी गई है। आप इसको जो वो इस तरह से ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा कि वो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो उनका जो मार्केट्स हैं, जो नंबर ऑफ मार्केट सेगमेंट्स हैं वो मैनी हैं, लेकिन सर्विसेज बड़ी स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास इंटरनेट की सर्विस है, कॉल की सर्विस है या मैसेज की सर्विस है। मींस फ्यू सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं, नैरो रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, बट विद टुवर्ड्स दी मैनी मार्केट सेगमेंट्स के पूरे पाकिस्तान को वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से वो जो वो सर्व कर रहे हैं। सो आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की जो है वो एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं टुवर्ड्स दी सर्विस फोकस्ड फर्म। और वैसे भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हम आपकी ओवरऑल प्योरली सर्विस फर्म है, ठीक है, वो प्रोडक्ट तो कोई ऑफर ही नहीं कर रहे। तो अभी तक हमने 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस की। फुली फोकस जहाँ पे, और ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, फोकस का मतलब है जिस चीज में आप नैरो डाउन हो। अब यहाँ पे सर्विस मार्केट भी फोकस्ड है आप, और सॉरी सर्विस फोकस्ड भी है आप, मार्केट फोकस्ड भी है आप। इस वजह से यहाँ पे दोनों लफ्ज यूज हुए जिसको फुली फोकस्ड बोला जाता है। आप जो है वो सर्विसेज में भी नैरो हैं और नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड में भी नैरो हैं। मार्केट फोकस्ड के अंदर आप जो वो सर्विसेज तो मैनी ऑफर कर रहे हैं, मींस वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स द फ्यू मार्केट्स, इसलिए इसे मार्केट फोकस जो है वो कहा गया। यहाँ पे सर्विस फोकस जो है वो इसलिए लफ्ज यूज हुआ क्योंकि यू आर नैरो इन सर्विसेज बट टुवर्ड्स द मैनी मार्केट्स। और अनफोकस्ड स्ट्रेटजी के अंदर आप बेसिकली किसी चीज को भी फोकस नहीं कर रहे, आपके पास वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं और वाइड रेंज ऑफ मार्केट्स हैं, एवरीथिंग फॉर एवरीवन। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजुअली जो वो रिटेल मार्केट स्टोर्स के अंदर देखते हैं, हाइपर स्टार के अंदर आप देख लें, इम्तियाज के अंदर आप देख लें, आप जो वो आप फोकस्ड नहीं है, आप वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जो वो डिफरेंट डिफरेंट जो वो सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो इस वजह से इसको अनफोकस्ड स्ट्रेटजी जो वो बोला जाता है। So developing an effective positioning strategy is basically the dilemma. इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सी बेहतर स्ट्रेटजी है आपके लिए। यूजुअली जो वो अनफोकस्ड स्ट्रेटजी के अलावा बाकी सारी स्ट्रेटजीज में से आप पिक कर सकते हैं। ये ज्यादातर रिटेल स्टोर्स और हाइपर स्टोर्स जो है वो इस तरह की स्ट्रेटजी को पिक करते हैं, और इनको फिर प्रॉब्लम भी रहता है। अनफोकस्ड स्ट्रेटजी के अंदर आप जो वो हमेशा से कस्टमर्स सर्च करने के चक्कर में ही रहते हैं, और आप कंपेटिटिवनेस आपकी इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बाकी सारों के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर क्या आपकी यूनिक मार्केट है, यहाँ पे आपकी यूनिक सर्विसेज हैं। सो यहाँ पे मार्केट भी यूनिक है और सर्विसेज भी यूनिक है। सो कुछ ना कुछ आपके पास यूनिक होता है, कंपेटिटिव एज होता है, जिस वजह से आप मार्केट के अंदर compete करते रहते हैं। लेकिन अनफोकस्ड स्ट्रेटजी के अंदर आपके पास फिर जो वो इस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं रहता, क्योंकि आप जो वो वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स द मार्केट। बेसिकली देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, कि जब भी आप पोजीशनिंग डेवलप करेंगे तो ये 4 प्रिंसिपल्स को आप जो वो माइंड में रखेंगे। वो कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं? नंबर 1, यू हैव टू एस्टैब्लिश position for the firms or products in minds of target customers, कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करें, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, तो टारगेट कस्टमर्स को माइंड के अंदर रखें। दूसरी बात ये कि पोजीशनिंग शुड प्रोवाइड वन सिंपल कंसिस्टेंट मैसेज, एक क्लियर कट और कंसिस्टेंट मैसेज जो वो आपकी इस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी से या पोजीशनिंग स्टेटमेंट से जाना चाहिए, उस चीज का आपने ख्याल रखना है। द थर्ड थिंग दैट पोजीशन मस्ट सेट फर्म और प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स, के आपके पास कोई ना कोई कंपेटिटिव एज जरूर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है? कंपेटिटिव एज जरूर होना चाहिए, जिसको आप सामने रखते हुए अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। एंड द लास्ट वन, अ कंपनी कैन नॉट बी ऑल थिंग्स टू ऑल द पीपल, मींस आप अनफोकस्ड स्ट्रेटजी की तरफ ना जाएं। इसका मतलब क्या है कि आपको फोकस होना पड़ेगा, मस्ट फोकस इट्स एफर्ट, कि अपनी एफर्ट्स को जो है वो फोकस करें। चाहे आप जो वो
फुली फोकस्ड हो जाएं या फिर मार्केट फोकस्ड हो जाएं या फिर आप सर्विसेज फोकस्ड हो जाएं, अनफोकस्ड ना रहें, क्योंकि अनफोकस्ड रहेंगे तो आपके कंपैटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। सो सेटिंग योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन इज द वे फॉरवर्ड, कि आपको अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ बनाना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है मार्केटिंग का, ये बेसिक प्रिंसिपल है that you have to be different from your competitors, कि आपको अपने competitors से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। अगर आप मुख्तलिफ नहीं होंगे तो कस्टमर के पास चॉइस आ जाएगी। आप जो वो चॉइस में नहीं आपको रहना चाहिए, आपको जो वो यू हैव टू बी नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर द कस्टमर्स। आपको कस्टमर्स के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बनना है और उसके लिए आपको यूनिक होना पड़ेगा। सो जब भी आप जैसे मैंने 4 प्रिंसिपल्स की बात की, वैसे these are the 6 questions for effective positioning strategy, कि आप जब effective positioning strategy डेवलप करते हैं तो इन 6 questions के आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1, what customers do we serve, हम जब वो कौन से कस्टमर्स को जो वो सर्व करने जा रहे हैं, एंड विच वन वुड वी लाइक टू टारगेट इन द फ्यूचर, हमारे पोटेंशियल कस्टमर आगे कौन से हो सकते हैं। ये पहले वाली जो लाइन है, व्हाट कस्टमर्स डू वी सर्व नो एंड विच वंस वुड वी लाइक टू टारगेट इन द फ्यूचर, मींस आपकी मार्केट सेगमेंटेशन कौन सी है और मार्केट टारगेटिंग कौन सी है, कि आपको कस्टमर्स एनालिसिस करना है। इस पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, दैट you have to be gone through towards the customers analysis, कि आपको कस्टमर्स का एनालिसिस करना है, क्योंकि मार्केटिंग की बेस ही कस्टमर है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कस्टमर है तो कंपनी है, कस्टमर नहीं है तो कंपनी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को ही आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं ना। अपनी जितनी भी आपकी ऑफरिंग्स हैं वो कस्टमर्स को बेचेंगे आप, इसलिए कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करना, उसको अंडरस्टैंड करना पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। Then what does our firms currently stand for in the minds of current and potential customers, कि आपके जो वो मींस आपका माइंड शेयर और हार्ट शेयर, कि आपको करंटली आपकी पोजीशन इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, जिसको हम कंपनी एनालिसिस जिसको हमने बोला था, कि आपको अपनी कंपनी का एनालिसिस करना है कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं इन द माइंड ऑफ करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, के आपने फिर कस्टमर्स के माइंड में क्या चीज डेवलप करनी है, मींस उनके अपना पोजीशन कैसे आपने डेवलप करनी है, क्या आपने इमेज जो वो रखना है कस्टमर्स के लिए, इस चीज का क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है। The third most important thing is value proposition, क्योंकि कई सारी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं या सर्विसेज परचेज करते हैं तो आप ये बोल रहे होते हैं अक्सर कि दिस इज नॉट वैल्यू टुवर्ड्स द मनी, क्योंकि कस्टमर हमेशा से पे कर रहा होता है। अगर वो जितना पे कर रहा है कंपनी उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो what is the value proposition for each of our current service products and what market segments is each one target at, कि आप जो जिस टारगेट कस्टमर को सर्व कर रहे हैं या जिस मार्केट सेगमेंट को आप सर्व कर रहे हैं उसके लिए आपने वैल्यू प्रोपोजिशन क्या रखी है, मींस व्हाट इज डिफरेंट विद यू, आपके पास जो है और आपके कंपैटिटर के पास नहीं है। सो वैल्यू प्रोपोजिशन को आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने कस्टमर एनालिसिस किया, सेकंड के अंदर आपने क्या किया कि कंपनी का एनालिसिस करना है और आपने पोजीशन जो वो डेवलप करनी है, फिर वैल्यू प्रोपोजिशन आपने पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बनानी है। देन हाउ वेल डू कस्टमर्स इन चूजन टारगेट सेगमेंट्स परसीव our service products as meeting their needs relative to the competitors, के आपकी सर्विसेज और आपके कंपैटिटर के सर्विसेज, इन दोनों में फर्क क्या है, कस्टमर आपकी सर्विस को कैसे समझता है, कैसे परसीव करता है, और आपके कंपैटिटर को आप कैसे परसीव करता है, मींस कि वो किस तरह से रेट कर रहा है, आपको कहाँ पे रेट कर रहा है और आपके कंपैटिटर को कहाँ पे रेट कर रहा है। एंड लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट चेंजेस मस्ट we make to our offerings to strengthen our competitive position, कि आपको कौन सी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो करने की जरूरत है जिनके करने से आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है मार्केट के अंदर, आप जो वो मार्केट के अंदर अपना इमेज बेहतर डेवलप कर सकते हैं, इस चीज को भी आपने हाईलाइट करना है। So avoid trap of investing too heavily in point of differences that are easily copied, क्योंकि आप
जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कम से कम जो इजीली कॉपी ना किया जा सके, ठीक है, वो इतना अच्छा और इतना यूनिक होना चाहिए कि जो इजीली कॉपी ना हो सके। आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि आप इतना हैवीली इन्वेस्ट ना कर दें उसके अंदर कि वो इजीली कॉपी भी हो सके। सो इस चीज को भी आपने ख्याल रखना। अब यूजुअली देखिएगा बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर एट दी वर्च ऑफ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन के ज्यादातर आपको डिफरेंशिएशन उसके अंदर नजर नहीं आती, एक ही तरह की जो वो यूजुअली आपको जैसे डिफरेंट बैंक्स हैं, एनबीपी का उन्होंने नेम रख दिया एनबीपी साहिबान, इसी तरह से निजाम बैंक ने मेरा घर के नाम से स्कीम तारफ करवा दी, इसी तरह से डिफरेंट बैंक्स ने। सो पीछे प्रोडक्ट्स और सर्विस एक ही होती है, और जब वो क्या हो रहा होता है डिफरेंट नेम्स के साथ, डिफरेंट जो वो ऑफरिंग्स के साथ आप जो वो ऑफर कर रहे होते हैं। सो ये अनफोकस्ड स्ट्रेटजी यहाँ पे हो जाती है। So thank you so much. This was today's lecture. If you have any question, please put your questions. I will answer you all the